गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग? अच्छा, बढ़िया हो। अपन आज नया चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। और चैप्टर का नाम है मृदा कोलाइड। चैप्टर का नाम क्या है? मृदा कोलाइड। ठीक है, मृदा कोलाइड है और चैप्टर नंबर 3 है ये। है और कितने मार्क्स का है? तो 4 मार्क्स का है। 4 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। कौन सा? तीसरा चैप्टर है, नाम है मृदा कोलाइड। कितने नंबर का है? 4। क्लियर? देखिए कोलाइड क्या होते हैं। कोलाइड जो है, ये जो कोलाइड है, कोलाइड शब्द ग्रीक भाषा के कोला शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कोला। और इस कोला का मतलब होता है गोंद या जिलेटिन। गोंद या जिलेटिन होता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर? अब कोला का मतलब गोंद या जिलेटिन हो गया। और ओडस, कोलाइड, कोला और ओडस 2 भाग हैं इसके, ठीक है। तो ओडस का मतलब होता है समान। ओडस का मतलब क्या होता है? समान। ओडस मीन्स समान। क्लियर? ओडस मीन्स समान। तो थॉमस ग्राम एक वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक का नाम क्या है? थॉमस ग्राहम, ठीक है। थॉमस ग्राहम वैज्ञानिक को कोलाइड विज्ञान, कोलाइड रसायन का, इसका कोलाइड रसायन का जनक कहा जाता है। कोलाइड रसायन का जनक कौन है? थॉमस ग्राहम को कहा जाता है। और थॉमस ग्राहम ने विलेय पदार्थों को जंतु झिल्ली से विसरित किया और उस विसरण के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। पदार्थों को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा। पहला जो भाग है वो है क्रिस्टलाव। क्या भाग है? क्या नाम है भाग का? क्रिस्टलाव। और दूसरा है कोलाइड। कोलॉइड, ठीक है। क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड 2 भाग हैं। क्रिस्टलॉइड किन पदार्थों को कहा और कोलॉइड किन पदार्थों को कहा? तो ऐसे पदार्थ जो आसानी से जंतु झिल्ली से होकर के विसरित हो जाते हैं। विसरित का मतलब आसानी से निकल जाते हैं। जंतु झिल्ली से होकर आसानी से निकल जाते हैं या विसरित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलाव कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो आसानी से जंतु झिल्ली से होकर के विसरित हो जाते हैं, क्रिस्टलाव कहलाते हैं। जैसे आप बात करें नमक, चीनी, यूरिया आदि। क्या क्या है एग्जाम्पल इसके? ये क्या है? ये जंतु झिल्ली से विसरित हो जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो नमक, चीनी और यूरिया। नमक, चीनी और यूरिया। अगर कोलाइड के बारे में बात करेंगे तो कोलाइड क्या होंगे? वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से विसरित नहीं हो पाते, क्या कहलाते हैं? कोलॉइड कहलाते हैं। जैसे अगर गोंद की बात करें, जिलेटिन की बात करते हैं, स्टार्च की बात करें, एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखेंगे? गोंद,
जिलेटिन स्टार्च। क्लियर? तो वे पदार्थ जो आसानी से जंतु झिल्ली से विस्तृत हो जाते हैं वो तो कहलाएंगे क्रिस्टलाव, और जो जंतु झिल्ली से विस्तृत नहीं होते वो क्या कहलाएंगे? कॉलॉइड कहलाएंगे। ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि थॉमस ग्राम इस वर्गीकरण से संतुष्ट नहीं हो पाया। उसने देखा कि एक ही पदार्थ अलग अलग विलायकों में कॉलॉइड और क्रिस्टलाव दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। एक ही पदार्थ अलग अलग विलायकों में कॉलॉइड और क्रिस्टलाव की भांति व्यवहार कर सकता है। ठीक है। इसका मतलब कॉलॉइड क्या है? कॉलॉइड कोई पदार्थ न होकर के पदार्थ की वह अवस्था होती है जो कणों के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है। कॉलॉइड क्या है? कॉलॉइड कोई पदार्थ न होकर के पदार्थ की वह अवस्था होती है जो कणों के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है। अर्थात ऐसे मृदा कण जिनके कणों का व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन होता है, ऐसे मृदा कण जिनके कणों का व्यास 1.0 से 100 मिली माइक्रोन, कितना? 1.0 से 100 मिली माइक्रोन होता है, एवं वे कॉलॉइडल गुण रखते हैं। कॉलॉइड के गुण रखते हैं। व्यास कितना है? व्यास तो इतना होना चाहिए, 1 से 100 मिली माइक्रोन। ठीक है। और क्या रखें साथ में? तो साथ में कॉलॉइडल गुण भी रखते हो। कॉलॉइडल गुण भी रखते हो। क्या कहलाते हैं? मृदा कॉलॉइड कहलाते हैं। ठीक है। इनके कणों का जो मैक्सिमम व्यास होगा, इनके कणों का मैक्सिमम व्यास है भाई, इतना तो होना ही चाहिए। मृदा कॉलॉइड के कणों का व्यास कितना होना चाहिए? 1 से और 1000 मिली माइक्रोन तक। लेकिन अधिकतम अगर व्यास की बात करें तो मैक्सिमम व्यास कितना होना चाहिए कणों का? कणों का अधिकतम व्यास किसके? मृदा कॉलॉइड के कणों का अधिकतम व्यास कितना होगा? 500 मिली माइक्रोन तक हो सकता है। ठीक है। ये मृदा कॉलॉइड की परिभाषा आ गई, कॉलॉइड की परिभाषा आ गई, मृदा कॉलॉइड की परिभाषा आ गई। अब ये देखें कि कॉलॉइड में कौन कौन से गुण भी हो सकते हैं, कौन कौन से गुण हैं जो कॉलॉइड में पाए जाते हैं। तो देखिए कॉलॉइड के गुण, इसमें अपने टॉपिक क्या लिखें? कॉलॉइड के गुण। कॉलॉइड के गुण। कॉलॉइड के गुण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो कॉलॉइडों की जो प्रकृति होती है वो विषमांगी होती है। तो यहाँ अपन लिख दें विषमांगी प्रकृति। विषमांगी प्रकृति। ठीक है। कॉलॉइड कैसे होते हैं? विषमांगी प्रकृति के होते हैं, मतलब ये वास्तविक विलयनों का निर्माण नहीं करते हैं। ये क्या नहीं बनाते? वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं। वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं। ठीक है। 2 अवस्थाएं हो सकती हैं इसमें। विषमांगी प्रकृति है तो इसमें अवस्था कितनी होंगी? 2 अवस्थाएं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। ठीक है। अपकीर्ण प्रावस्था और दूसरा है अपकीर्ण माध्यम। अगर इसको अपन बोले तो परिक्षिप्त प्रावस्था और इसको लिखे हैं परिक्षेपण माध्यम। क्लियर? तो 2 अवस्थाएं होती हैं।
यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में, यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में आप जल ले लें या वायु ले लें या बेंजीन ले लें, ठीक है, या अल्कोहल ले लें, इनमें से अगर परिक्षेपण माध्यम के रूप में आप कोई भी लें तो उसको क्या कह सकते हैं? अगर जल आप लेंगे तो हाइड्रोसोल, जल लेने पर बनने वाला जो कोलाइड बनेगा वो हाइड्रोसोल, ये एरोसोल कहलाएगा, ये बेंजोसोल कहलाएगा और ये एल्कोसोल कहलाएगा। क्लियर? अगर परिक्षेपण माध्यम क्या हो, जल हो तो कोलाइड हाइड्रोसोल होगा, वायु हो तो एरोसोल होगा, बेंजीन हो तो बेंजोसोल होगा और एल्कोहल हो तो एल्कोसोल होता है। ठीक है, ये पहली प्रकृति क्या है? विषमांगी प्रकृति। पहला गुण क्या है? विषमांगी प्रकृति। अब दूसरे गुण की बात करें तो दूसरा गुण इसमें पाया जाता है विसरण का। दूसरा गुण क्या है? विसरण का। तो कोलाइडी जो कण होते हैं वो आसानी से अर्धपारगम झिल्ली से होकर के और गुजर जाते हैं, आसानी से विसरित हो जाते हैं, अर्धपारगम झिल्ली से होकर आसानी से विसरित हो जाते हैं। तीसरा इसकी अगर देखें इंपॉर्टेंट गुण है तीसरा, ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति क्या होती है? देखिए, ब्राउनियन गति कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों की अनियमित आकार की टेढ़ी मेढ़ी गति। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण अनियमित आकार की टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शाते हैं, जिसे ब्राउनी गति कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। जिसे ब्राउनी गति कहा जाता है। ठीक है, अनियमित आकार की टेढ़ी मेढ़ी गति। ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम में अनियमित आकार की टक्कर के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? अनियमित आकार की टक्करों के कारण ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। परिक्षेपण माध्यम के साथ कोलाइडी कण अनियमित आकार की टक्करें करते हैं, जिसके कारण ये गति उत्पन्न होती है। ठीक है, ब्राउनी गति विलयन किसी भी विलयन के स्थायित्व के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब किसी विलयन का स्थायित्व बढ़ेगा कम होगा, वो किसके कारण होगा? ब्राउनी गति के कारण होगा। ताप बढ़ाने के साथ साथ ब्राउनी गति के मानों में वृद्धि होती है, क्योंकि ताप बढ़ने से कोलाइडी कण तीव्र गति से गति करेंगे, लेकिन जैसे जैसे कोलाइडी कणों का आकार बढ़ता जाएगा ब्राउनी गति कम हो जाती है। कोलाइडी कणों का आकार बढ़ने के साथ साथ ब्राउनी गति कम हो जाती है। ठीक है, ताप बढ़ाएंगे आप तो ब्राउनी गति बढ़ेगी। मतलब कणों के आकार की वृत्त क्रमानुपाती एवं ताप के समानुपाती होती है। ठीक है, ऐसा ही एक अगला गुण है इसमें सीखने के बाद। चौथा गुण जो है वो विद्युत आवेश। चौथा क्या है? विद्युत आवेश। तो कोलाइडी जो कण है वो आवेशित होते हैं, मतलब इनके ऊपर चार्ज पाया जाता है, लेकिन चार्ज एक ही प्रकार का होता है, या तो वो धन आवेशित होते हैं या ऋण आवेशित होते हैं। अगर मृदा के कणों की बात करें तो मृदा के जो कण है या मृदा कोलाइड है वो ऋण आवेशित होते हैं, तो आसानी से धनायनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, एक और इनमें अधिशोषण का गुण पाया जाता है। किसका? अधिशोषण का गुण पाया जाता है। मतलब मृदा के जो कोलाइड है वो कैसे होंगे? ऋण आवेशित होने के कारण धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करके और अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। क्लियर? अगला इंपॉर्टेंट गुण क्या है? टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव का जो प्रेक्षण है, प्रेक्षण लिया था
फैराडे ने लेकिन का विस्तार पूर्वक अध्ययन टिंडल ने किया। किसने किया? टिंडल द्वारा किया गया, इसलिए इसको टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। होता क्या है कि जब अंधेरे कमरे में दो विलयन रख दें, अपन वास्तविक विलयन रख दें और कोलाइडी विलयन रख दें, और उस कमरे में से होकर के प्रकाश को गुजारा जाए, तो प्रकाश जब दोनों विलयनों से होकर के गुजरता है तो वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा होने के कारण उसमें से होकर प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता, क्योंकि कणों का आकार छोटा होता है। वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा होता है, छोटा होने के कारण वो प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर सकते, जिसके कारण प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता। लेकिन कोलाइडी विलयन कणों का आकार अपेक्षाकृत वास्तविक विलयन की तुलना में बड़ा होता है, जिससे वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। इसलिए कोलाइडी विलयन से होकर प्रकाश का पथ दिखाई देता है, और प्रकाश का पथ दिखाई देने की घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। या ये कहते हैं कि अंधेरे कमरे में तीव्र प्रकाश की किरण जब प्रवेश करती है, किसी भी अंधेरे कमरे में प्रकाश की तीव्र किरण प्रवेश करती है, तो हवा में धूल के कणों का स्पष्ट रूप से दिखाई देना। ध्यान से सुनना, अंधेरे कमरे में जब प्रकाश की कोई तीव्र किरण प्रवेश करती है तो हवा में धूल के कणों का स्पष्ट रूप से दिखाई देना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है।